सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों यहाँ पे हमने 9th क्लास की जो हिस्ट्री है द फ्रेंच रेवोल्यूशन उसको यहाँ पे जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। अब फाइनली हम यहाँ पे जो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है जिसका जो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको 9th की हिस्ट्री अच्छे तरीके से क्लियर होगी तो आपको 10th की जो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ये इसको अच्छे से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से नहीं है, 9th क्लास आपने अच्छे से नहीं करी, तो उसकी आप जो इस चैनल पे जो प्ले लिस्ट में जाके आपको 9th क्लास की हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाके उस चीज़ को देख सकते हो और आपके जो छोटे छोटे बेसिक्स कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दोस्तों यहाँ पे जो यूरोप है ये हमें पता है एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे जो नेशनलिज्म होता है इसका मतलब होता है देश के प्रति कुछ भावनाएं प्रकट करना। मतलब देश के लिए जो भावनाएं, देश के लिए जो फीलिंग्स हैं हमारे पास, वो यहाँ पे यूरोप में कैसे क्रिएट हो रही हैं, कैसे उसका स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे कुछ एक इस तरीके की जो फोटो है यहाँ पे ये बनी हुई है। इस फोटो में आप ध्यान से देखोगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन की हुई हैं, जैसे यहाँ पे एक स्टैचू क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पे भी ऊपर में यहाँ पे जो ऐसा लग रहा है कि गॉड है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कौन है, ये जीसस क्राइस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लंबी तादाद में लोग यहाँ पे लाइन्स में खड़े हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर का फ्लैग लेके खड़े हुए हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो फोटो बनी हुई है इनके एक हाथ में कुछ ऐसे पकड़ा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ एक हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। हमें इन्हीं के बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि 1848 में फ्रेडरिक सोरो करके एक फ्रांस के एक आर्टिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने अपनी 4 प्रिंट्स बेसिकली यहाँ पे रेडी किए। बेसिकली 4 यहाँ पे जो फोटोग्राफ थे वो रेडी किए और इसमें ये फोटोग्राफ में ये डिसाइड किए बनाते थे, ये बेसिकली जो ये ड्रीम करते हैं कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए उस तरीके में बनाते हैं। और इनकी ड्रीम कैसी थी, वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। इनकी जो फर्स्ट पेंटिंग है वो हमारी इस बुक में दी हुई है 10th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में। और इसी फोटोग्राफ में जो पहला टॉपिक है उसी के बारे में हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करना है। जैसे कि इस फोटो में ये दिखाया गया हुआ है कि इस जो फोटो में जो लोग दिखाए हैं वो यहाँ पे बेसिकली यूरोप और अमेरिका के लोगों के बारे में ये दिखाया गया हुआ है। यहाँ पे मेंस भी हैं, वुमेन्स भी हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एजेस के या फिर डिफरेंट डिफरेंट सोशल क्लासेस के जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े हुए हैं और बेसिकली स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ से मैं बता दूं, ये जो इमेज बनाई गई है, ये जो स्टैचू बनाया गया हुआ है, ये बनाया गया हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लेके बनाया गया हुआ है। यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ये बताया गया हुआ है कि ये जो लोग खड़े हैं, इतनी जो लाइंस में यहाँ पे लोग खड़े हैं, ये कुछ लोग यूरोप के लोग हैं और कुछ लोग यहाँ पे अमेरिका कॉन्टिनेंट के लोग हैं। अब ऐसा यहाँ पे इसलिए दिखाया गया हुआ है क्योंकि अगर आपको याद होगा कि 1776 में यूएसए की जो लड़ाई है वो चल रही थी। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप 9th की जो वीडियो है वो देख सकते हो, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा दूँ। हमने देखा कि इस समय जो ये जो फोटो दिखाई गई है यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो आर्टिस्ट हैं उस समय के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के, वो सब लोग फ्रांस के जो आर्टिस्ट हैं वो इस चीज़ को बेसिकली पर्सोनीफाई कर रहे हैं, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो लिबर्टी होती है वो एज ए फीमेल फिगर को बनाया गया हुआ है। अभी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि फीमेल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या रखी गई है। यहाँ पे फीमेल की फ़ोटोज़ बनाई गई हैं। जैसे कि अब 9th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें पता होगा आपको, क्रिश्चियन मैरिन करके हुआ करती थी एक लेडी, जैसे उनके स्टैचूज़ बनाए गए फ्रांस के अंदर, वैसे इस चैप्टर में भी है। यहाँ पे इनके जो ये स्टैचू बनाया गया हुआ है, इनके एक हाथ में बेसिकली क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एक हाथ में पकड़ी हुई है इन्होंने और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे इस फोटो में कुछ इन्होंने ये टॉर्च टाइप पकड़ी हुई है और यहाँ पे एक बुक टाइप पकड़ी हुई है, इसको बोलते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। और ये जो बुक है ये है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। कि मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये जो बुक पकड़ी हुई है इसका मतलब ये है कि ये जो बुक है इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं
और ये जो टॉर्च पकड़ी हुई है ये क्यों बनाई गई है कि लोगों को एनलाइट करने के लिए, एनलाइटमेंट देने के लिए। और यहीं पे यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि एक हाथ में इन्होंने टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट पकड़ी हुई है और एक हाथ में इन्होंने क्या पकड़ा हुआ है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। बेसिकली ये बुक है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जो तोड़ के चीज़ें फेंकी हुई है यहाँ पे, आप देखोगे ध्यान से इस ग्राउंड पे। और यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे फेंकी गई हैं बेसिकली ये एब्सोल्यूटिस्ट है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट मतलब वो जो मोनार्की यहाँ पे चलती आ रही है फ्रांस में, वो जो मोनार्की के लिए, जो मोनार्की के जो कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ भी हैं उसको हम आम जनता ने यहाँ पे तोड़ के फेंक दिया हुआ है। मतलब मोनार्की को हमने ख़त्म कर दिया अपने एरिया से। यहाँ पे इसका मतलब ये है यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का। और बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सोरो थे, फ्रेडरिक सोरो जिन्होंने ये फोटो बनाई है, उनका विजन कैसा था? यूटोपियन विजन था। अब ये यूटोपियन विजन क्या होता है? बेसिकली यूटोपियन विजन एक ऐसी थिंकिंग होती है कि पर्सन ये सोचता है कि एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो, कोई भी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना होता हो, सब लोग जो है वो मिलजुल के रहें। यूटोपियन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है। और यूटोपियन विजन एक ऐसा विजन होता है कि वो जो चाहता है कि पर्सन ऐसी सोसाइटी बने हमारे यहाँ पे। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर जगह क्रिएट होती रहती है। अच्छा, यहाँ पे हमने देख दिया कुछ लोग यहाँ पे ये भी खड़े हैं कि डिफरेंट फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। अगर आप देखोगे ये एक फ्लैग बना हुआ है, उसी तरीके से एक फ्लैग बना हुआ है, उस तरीके से ये फ्लैग बना हुआ है, उसी तरीके से आगे जो मल्टीपल फ्लैग्स हैं वो बने हुए हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो सारे पर्सन है किसी एक कंट्री के नहीं है, ये अलग अलग कंट्री के लोग हैं। और कहते हैं इसी के बीच में हमने ये देख रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जिन लोगों ने क्रॉस कर दिया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड। इन लोगों ने ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुकी हैं। मतलब ये जो फ्रांस की ये फ़ोटो दिखाई गई है 1848 के अंदर फ़ोटो बनाई गई है। इस फोटो में बताने का मतलब ये है कि ये जो फ्रांस है बेसिकली जो अमेरिका है और ये स्विट्ज़रलैंड है, ये बेसिकली नेशन स्टेट्स बन चुकी हैं। मतलब वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी कर चुके हैं लोग। इस चीज़ का ये मतलब है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कुछ यूएसए के फ़ोटो बनाए हैं और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड बनाया हुआ है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जिन लोगों ने क्रॉस कर दिया है उसमें दो देश हैं, एक है यूएसए और एक है स्विट्ज़रलैंड। मतलब इनके यहाँ पे जो नेशन स्टेट्स है वो क्रिएट हो चुकी हैं। और यहीं पे पीछे जो अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ जो यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे ये फ्रांस का हो गया, इसके पीछे ये जर्मनी का हो जाएगा, उसके पीछे इटली का हो जाएगा, उसके पीछे ऑस्ट्रिया का हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत से नेशन के जो झंडे हैं वो यहाँ पे साथ में जो अभी लाइन्स में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो दो वर्ड पढ़े हमने, एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है और यहाँ पे जो यूटोपियन क्या होता है। तो इस तरीके से आप इनके बारे में भी देख सकते हो। यहाँ से अगर हम आगे देखें, यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कि भाई जो फ्रांस है, फ्रांस भी यहाँ पे पीछे पीछे इस लाइन में आ रहा है, जिसका कलर कैसा है अपने फ्लैग का, ट्राई कलर फ्लैग में यहाँ पे आ रहा है। और उसके पीछे पीछे कौन लोग आ रहे हैं? कुछ लोग जर्मनी के आ रहे हैं जिन्होंने जो ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग पकड़ा हुआ है। ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। और इंटरेस्टिंगली ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब ये फ़ोटो बनाई गई है उस समय जर्मनी नाम की कोई जगह थी ही नहीं। मतलब जर्मनी एक नेशन स्टेट बना ही नहीं था। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि फ्रेडरिक सोरो ने 1848 में ये फ़ोटो बना के ये बता दिया था भाई जर्मनी जो है वो भी ये जो लाइन बनी हुई है नेशन स्टेट्स की बनने के लिए, जर्मनी भी इसी लाइन में खड़ा है। और जर्मनी बेसिकली अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1871 में जाके कहीं ना कहीं अपने आप को नेशन स्टेट क्रिएट करता है। तो फ्रेडरिक सोरो ने पहले ही उसके बारे में दिखा दिया हुआ है कि भैया जो जर्मनी है वो अभी नेशन स्टेट था ही नहीं, बट 1848 में इसने उसको बता दिया हुआ है कि भैया एक नेशन स्टेट बन चुका है, बनने जा रहा है यहाँ पे। इसके आगे हम देखेंगे जर्मन पीपल के पीछे पीछे कौन आ रहा है? पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के लोग आ रहे हैं। किंगडम ऑफ टू सिकलीज, ये दो सिकलीज आइलैंड के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, इन सब के लोग अभी लाइंस में आ रहे हैं जो कि अभी नेशन स्टेट बनेंगे। और अगर आप ध्यान से फोटो देखोगे यहाँ पे लिखा गया हुआ है इस चीज़ को देखने के लिए हेवन से भी क्या है, गॉड यहाँ पे डिफरेंट सेंट जो होते हैं, मतलब पुजारी टाइप रहते हैं, पोप होते हैं, वो यहाँ से क्या देख रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये बहुत ऐतिहासिक यहाँ पे जो है ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड।
और यहाँ पे जो ये ऊपर से जो हेवन से क्राइस्ट दिखाया और डिफरेंट डिफरेंट सेंट या फिर एंजल्स दिखाई हैं, इसका मतलब ये है दिखाने का भाई फ्रेटर्निटी, बेसिकली यहाँ पे फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज करता है ये फोर्ट। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है कि ये जो जीसस क्राइस्ट है या फिर जो सेंट है या फिर एंजल्स हैं, ये क्या सिंबलाइज कर रही हैं? ये यहाँ पे फ्रेटर्निटी को दिखा रही हैं। फ्रेटर्निटी क्या होता है? ब्रदरहुड, कि भाई सब लोग मिलजुल के रहो, ये इस ब्रदरहुड को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम चैप्टर में बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि फ्रेडरिक सोरू विजन करते हैं अपने इतिहास में। हम देखेंगे जैसे 19th सेंचुरी जो चल रही होगी, 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 1800 से लेके 1900 का समय का जो समय था, हम देखेंगे नेशनलिज्म कैसे एमर्ज हो रहा है और कैसे धीरे धीरे जो वहाँ के पॉलिटिकल या फिर मेंटल वर्ल्ड है यूरोप का, उसको बेसिकली स्वीप कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, चेंजेस ले आ रहा है। मतलब नेशनलिज्म जो ये भावना है, नेशनलिज्म की जो लिए लोग लड़ रहे हैं नेशन स्टेट्स के लिए, कैसे ये धीरे धीरे यूरोप की हर एक कंट्री में जाएगा और वहाँ से मोनार्की को ख़त्म करेगा। और इस चीज़ का एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट ये होगा, कोई भी जिस भी देश में ये नेशनलिज्म की भावना चल रही है, वहाँ पे एक जो होगा वो नेशन स्टेट बन जाएगी। नेशन स्टेट का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपरली बाउंड्री डिमार्केशन हो जाएंगी, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से काम चलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, सब कुछ होगा वहाँ पे। कहते हैं जो ये कंसेप्ट है और प्रैक्टिसेस जो है मॉडर्न स्टेट की, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि सेंट्रलाइज्ड पावर जो एक्सरसाइज करती है, और कहते हैं ये जो नेशन स्टेट्स बनेंगी इनकी एक डेफिनेट टेरिटरी होगी, और जो कि ये जो लंबे समय तक ये जो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी एक नेशन स्टेट बनने के लिए। बट जो नेशन स्टेट एट विच इन द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री ऑफ द डिसेंट। और जो ये नेशन स्टेट्स बनेंगी इसके अंदर क्या देखा जाएगा, क्या होगा इसके अंदर? सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी होगी इसके अंदर, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू लॉ, इस तरीके से जो राइट्स होंगे वो यहाँ पे दिए जाएंगे। और कहते हैं इट वॉज फॉर्म्ड थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। और कहते हैं ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगी ये नेशनलिज्म की भावनाएं, नेशनलिज्म नेशन स्टेट्स बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे, इसके लिए एक्शंस ऑफ लीडर्स, कॉमन पीपल, सब लोग इसके बीच में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट जो नेशन स्टेट्स हैं वो कैसे क्रिएट हुई जो 19th सेंचुरी जो चल रहा था। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि 1800 से लेके 1900 तक कैसे डिफरेंट जो नेशन से वो कैसे क्या बन गए, एक नेशन स्टेट्स बन गए। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी हम देखेंगे प्रॉपरली उनकी बाउंड्री बन चुकी है, उनके प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन तरीके से काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर में जर्मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जर्मनी कैसे यूनिफाई हो गया। हम इटली के बारे में पढ़ने वाले हैं, इटली कैसे यूनिफाई हो गया। हम यहाँ पे ब्रिटेन के बारे में भी हल्का सा पढ़ेंगे क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे कैसे हो रहा है, ब्रिटेन ने अपने आप को कैसे एक स्ट्रॉन्ग एक नेशन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड लिखा है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है? एक डायरेक्ट वोट किया जाता है लोगों से और पूछा जाता है कि आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है किसी भी लीडर का प्रपोजल। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट दिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्नेस्ट रेनर व्हाट इज नेशन। नेशन क्या होता है यहाँ पे, तो इसको आप आराम से पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं है, बट यहाँ पे एक प्लेबिसाइड वर्ड यूज किया था इसलिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ा प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है। उसी तरीके से अगला जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों और ये नेशन की जो भावनाएं थी ये कैसे क्रिएट हुई हैं। इसके पीछे इस चीज़ को पढ़ने के लिए ना आपको पहले बेसिकली एक बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए आपका, जो कि बैकग्राउंड आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी से होगा। अगर आपने वो नहीं पढ़ी फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको थोड़े जो बैकग्राउंड है वो क्लियर करवा दूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं ऐसे टाइमलाइन रेडी कर दूँ यहाँ पे, आपको पता है कि 1774 में एक लुईस 16 करके फ्रांस का जो है ये किंग बन गया था। लुईस 16 बिकम द किंग ऑफ द फ्रांस। और जब ये किंग बना और किंग बनने के कुछ ही देर के बाद जब ये 20 साल का हुआ तो इसकी मैरिज भी हो गई थी। मैरिज बेसिकली ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस के साथ हुई थी, ऑस्ट्रिया कंट्री उसकी प्रिंसेस के साथ हुई थी। अगर हम देखेंगे 1774 में जब लुईस 16 किंग बना, इसने देखा कि इसके जो ट्रेजरी है उसमें तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है ट्रेजरी में। ऊपर से हम देखेंगे 1776 में यूएसए वॉर चल रही थी, यूएसए के अंदर लड़ाई चल रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें लड़ाई क्यों चल रही थी? अगर मैं ये रफली इस तरीके से यूएसए बनाने की कोशिश करता हूँ, अब ध्यान से देखना, ये एक रफली आइडिया से यूएसए बना दिया। यहाँ पे जो स्टेट्स आई बेसिकली ये ईस्ट साइड पे, इन स्टेट्स को बोलते हैं 13 स्टेट्स या फिर ओल्ड स्टेट्स बोलते हैं इनको।
और यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे ब्रिटेन आके रूल करने की कोशिश कर रहा था। तो 13 स्टेट्स इस ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही हैं यहाँ पे। तो जब इस चीज़ का पता लुई 16 को चला, पता लुई 16 भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के खिलाफ था। तो लुई 16 ने क्या देखा कि भाई ये स्टेट्स भी हैं जो कि किसके खिलाफ जा रही हैं, जो कि ब्रिटेन के खिलाफ जा रही हैं, और मैं भी ब्रिटेन के खिलाफ जाता हूँ, तो हम दोनों को एनिमी तो कॉमन है। तो इसने इस चीज़ के लिए इसकी जो बेसिकली जो 13 स्टेट्स थी अमेरिका की, इसकी हेल्प करना शुरू कर दिया यहाँ पे। जब इसकी हेल्प करेगा तो इसके अपने रिसोर्सेज तो खत्म हो जाएंगे हमारे बेसिकली फ्रांस के अंदर से। जब रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, इसको रिसोर्स और चाहिए, और इसी तरीके से इसने क्या करना शुरू कर दिया, मनी को बेसिकली लोन लेना शुरू कर दिया बड़े बड़े मनी लैंडर से। और ऐसा बोला जाता है 2 बिलियन लिवरी करके इसके पास एक बेसिकली क्या हो चुका था, डेप्ट हो चुका था। लिवरी मतलब फ्रांस की बेसिकली करेंसी को लिवरी बोलते हैं। इस तरीके से 2 बिलियन का इसके ऊपर क्या हो चुका था, कर्ज हो चुका था। अब उस चीज़ को हटाने के लिए, उस कर्ज को चुकाने के लिए इसने क्या करना शुरू कर दिया, ये जो किंग बैठा था इसने आम जनता से, आम पीजेंट से टैक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब ये टैक्स बढ़ाया जाएगा तो आम जनता होगी वो गुस्से से भर जाएगी और ये टैक्स नहीं पे करेगी। अगर टैक्स पे नहीं करेगी तो जो किंग है, जो लुई 16 है, ये इनको पनिशमेंट भी देगा। इस तरीके से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पीजेंट को उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो सामान, जो जितना भी सामान है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। होल्ड करने का मतलब क्या हुआ, उसको बेसिकली अपने दुकानों में संभाल के रख रहे हैं। दुकानों में संभाल के इसलिए रख रहे हैं ताकि अभी जो प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, उस जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे तब हम उसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो पैसा वो ज़्यादा आएगा। ये चीज़ फ्रांस के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो कर रहे हैं। और इस चीज़ को लेके आम जनता जो है वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं दिख रही, क्योंकि जब ये सामान लोगों का जो होल्ड करके रखा जाएगा तो इससे क्या होगा, इकॉनमी में जो मार्केट होगी प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इस तरीके से हम देखेंगे कि फ्रांस के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और किसके लिए, क्यों लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जो लुई 16 है वो परेशान कर रहा है इनको, टैक्सेस बढ़ा चुके हैं उसने। तो फाइनली लोगों ने क्या किया, 14 जुलाई 1789 को लोगों ने अपने राजा के लिए अपने खिलाफ विद्रोह जारी कर लिया, लड़ाई शुरू कर दी। ये हो गया एक रीज़न। दूसरा, सोरो का जो विजन था वो एक यूटोपियन विजन था। वो चाहते थे कि सोसाइटी से बढ़ जाएंगे तब हम उसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो पैसा वो ज़्यादा आएगा। ये चीज़ फ्रांस के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो कर रहे हैं। और इस चीज़ को लेके आम जनता जो है वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं दिख रही, क्योंकि जब ये सामान लोगों का जो होल्ड करके रखा जाएगा तो इससे क्या होगा, इकॉनमी में जो मार्केट होगी प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इस तरीके से हम देखेंगे कि फ्रांस के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और किसके लिए, क्यों लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जो लुई 16 है वो परेशान कर रहा है इनको, टैक्सेस बढ़ा चुके हैं उसने। तो फाइनली लोगों ने क्या किया, 14 जुलाई 1789 को लोगों ने अपने राजा के लिए अपने खिलाफ विद्रोह जारी कर लिया, लड़ाई शुरू कर दी। ये हो गया एक रीज़न। दूसरा रीज़न यहाँ पे हमने पढ़ते हैं कि लड़ाई क्यों शुरू हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ। बेसिकली जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे प्राइसेस कम होने चाहिए, इसी समय में एक न्यूज़ उड़ते उड़ते लोगों के पास ये र्यूमर आया भी जो किंग है वो आर्मी लेके आ रहा है और सबको मार देगा यहाँ पे। तो जब ये न्यूज़ आम जनता को पता चली, जनता ने एक डिसाइड कर लिया भाई हम अपनी मिलिट्री, अपनी रक्षा स्वयं खुद करेंगे। और इसी चक्कर में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने एक बेसिकली जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस के अंदर बेसिकली एक प्रिजन हुआ करती थी जिसका नाम था बेस्टाइल, वहाँ पे जाके अटैक किया इन्होंने। इनको लगा भाई बेस्टाइल के अंदर बहुत से प्रिजन होंगे, उनको हम छुड़ा लेंगे तो इससे क्या होगा, जो राजा है, जो किंग है, किंग को थोड़ा झटका लगेगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस प्रिजन में जब ये गए बेस्टाइल के अंदर, जब इन्होंने तोड़फाड़ की, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 7 प्रिजन निकाले गए थे ही, 7 प्रिजन उसके अंदर। और इस प्रिजन में क्या हुआ, बेस्टाइल का जो बेसिकली कौन था, कमांडर था, वो मारा गया। और जब ये हुआ
तो इससे क्या हुआ, और भी राजा को परेशानी हो रही है, राजा को गुस्सा आ रहा है, और मल्टीपल रीज़न की वजह से जो है फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो स्टार्ट हो जाता है। तो आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले दिनों में हम ये जो सारे टॉपिक्स हैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी अभी तक मैंने कराया आपको उसको अच्छे से स्टडी कर लेना, ताकि आने वाले लेक्चर्स में हम जो पढ़ेंगे, ये जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें हमने पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस आई। और इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेपोलियन का, कि नेपोलियन जो है ये इसका कैसे राइज हुआ और ये कैसे फॉल हो गया, कैसे मर गया, कैसे इसकी डेथ हुई, कैसे हारा, चीज़ों के बारे में सब आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप उसको सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, उसको पूरा किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।